नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। रोड शो, गाली, बजरंगबली नमाज कर्नाटक का दिलाएगा ताज। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा चुनावी राज्य कर्नाटक की हम करने वाले हैं, जो कि लगातार कर भी रहे हैं, जहां थोड़ी देर बाद पीएम मोदी बेंगलुरु में 26 किलोमीटर का लंबा रोड शो करने जा रहे हैं। सड़कों पर लाखों कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आ रही है। जगह जगह पीएम के स्वागत के लिए रंगारंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन इतने बड़े रोड शो की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्यों 10 से ज्यादा विधानसभा सीटें, 2 लोकसभा सीटों के मतदाताओं तक सीधे मोदी के संदेश पहुंचाने का क्या मतलब है, इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। आज कर्नाटक चुनाव में दूसरा अहम कार्यक्रम सोनिया गांधी का है, जो कि आज करीब 4 साल बाद बीजेपी से कांग्रेस में आए शेट्टार के समर्थन में हुबली में रैली को संबोधित करेंगी। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ भी अपना अपना दमखम दिखाएंगे। सबसे अहम कि जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आती जा रही है, मुद्दा विकास की जगह गाली, नमाज, विश्वकन्या, हिंदू मुसलमान, केरल फाइल्स, नालायक, घूसखोर सरकार बनते जा रहे हैं। वार पलटवार का सिलसिला जारी है। मुद्दों से भटकाव चुनाव को किधर ले जा रहा है और इससे किसको फायदा मिल सकता है, इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ बयान सुन लेते हैं। कांग्रेस को जय बजरंगबली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। कांग्रेस तुष्टीकरण की गुलाम हो चुकी है। कांग्रेस अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स की गुलाम हो चुकी है। ऐसी कांग्रेस कर्नाटका का कभी भी भला नहीं कर सकती। शिव कुमार जी से बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि एक तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं रहे, इसलिए मंदिर वाला झूठा वादा ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन दूसरा मेरा उनसे प्रश्न है कि क्या ऐसा वाक्य कहने से पहले उन्होंने श्रीमती वाड्रा से चेक किया? और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2019 के लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। अब हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। डबल इंजन सरकार फेल आगे आदरो भाइयों, मेरी डबल इंजन की सरकार है, हम काम करके बताएं। अरे भाई 9 साल में नहीं करके बताए, अब क्या करके बताएं? कर्नाटक का चुनाव जो है, इस चुनाव की नई शुरुआत होगी देश की राजनीति के अंदर और उल्टी गिनती शुरू हो रही है। इन लोगों की ये स्थिति है, उल्टी गिनती शुरू हो रही है। देश आज ही आ चुका है तनाव से, दंगों से, तो स्थिति बड़ी नाजुक है देश के अंदर। उसको आपको हमको समझना पड़ेगा कि अगर हमने अब भी जाने दिया तो ये देश एक पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ रहा है, एक पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज मनोज यादव जी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। एस शंकरना, जेडीएस स्पोक्स पर्सन जुड़ गए हैं। साथ ही मेरे 2 सहयोगी राजीव रंजन जुड़ गए हैं। साथ ही कुमार गौरव भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राजीव का ही रुख करेंगे, मडिकेरी से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, शुरुआत में हमने देखा जब चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई तो बीजेपी लगातार विकास पर जोर दे रही थी, मुद्दों पर जोर दे रही थी, और कांग्रेस लगातार गारंटी दे रही थी कि हम सत्ता में आए तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अब जबकि वोटिंग में 4 दिन का वक्त बचा है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ विकास के मुद्दों की जगह गाली, नमाज, विश्वकन्या, हिंदू मुसलमान, केरल फाइल्स, नालायक, घूसखोर सरकार, इन्होंने जगह ले ली है। तो विपनेश, चुनाव जब शुरू होता है तब तो सब अच्छी अच्छी बातों से ही शुरू होता है, विकास से शुरू होता है, नंबर 1 प्रदेश बनाने से शुरू होता है, सरकार में आए तो ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, इसी से शुरू होता है। लेकिन ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये चीज़ें, विकास, करप्शन पर बातें, ये आपको वोट नहीं दिलाती। इस देश में विकास अभी मुद्दा नहीं बन पाया है, और ना मुझे लगता है कि मेरे समझ से कि केवल आप विकास की बात करके चुनाव, कोई भी पार्टी
नहीं लड़ सकती है। आप फ्रीबीज की बात करते हैं, आप धर्म का कार्ड खेलते हैं, आप जाति का कार्ड खेलते हैं, और जो अब वक्त आप देख रही है, 6 तारीख आज है, 8 तारीख को 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। मूल बात यह है, ये सोचने वाली बात है कि कर्नाटक में जो बजरंगबली का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, बजरंग दल और बजरंगबली क्या एक है क्या, ये एक सवाल है। दूसरा, बजरंगबली का नाम लेने की प्रधानमंत्री को जरूरत क्यों पड़ी? बात पर पड़ी इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई के बैन के साथ साथ बजरंग दल का जिक्र कर दिया। पीएफआई पर ऑलरेडी केंद्र सरकार ने बैन लगाया हुआ है, तो कौन सा बैन कांग्रेस पार्टी लगाती कि उसने पीएफआई का नाम लिया? चूंकि उसने पीएफआई का नाम लिया तो ऐसा लगता है कि तुष्टीकरण के लिए उसने बजरंग दल का नाम लिया, तो वहां से मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी ये बात कर रही है। अब केरला स्टोरी की भी बात आने लगी है। देखिए, मैं जहां पर हूं मडिकेरी में, इसके अलावा आप मैंगलोर, धारवाड़, इधर ये जो केरल से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 दशकों में बहुत ही शानदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मडिकेरी में जहाँ मैं हूँ, यहाँ का लोकसभा, इस क्षेत्र के लोकसभा सीटें, इस क्षेत्र की विधानसभा सीटें, इस क्षेत्र की नगर पालिका सीटें सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो इस इलाके में जो केरल से सटा इलाका है, जो कोस्टल इलाके हैं, वहाँ जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड है वो बीजेपी ने खेला भी है, और इस तरह का यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति भी इतने सालों में हुई है कि बहुसंख्यक आबादी, यहाँ हिंदू मुसलमान, अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो हिंदू मुसलमान यानी धर्म की राजनीति इस इलाके में ज़्यादा है, और इसीलिए और बीजेपी का दबदबा भी बढ़ा। अगर उसकी आप सीटें देखेंगे तो इस क्षेत्र में उससे ज़्यादा सीटें, ज़्यादा प्रेजेंस, ज़्यादा उनके योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं को देखिए, दूसरी देखिए, तो इस इलाके में अगर आप बेंगलुरु, रामनगर, मांड्या, मैसूर, इस इलाके को देखते हैं तो वो इलाका जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, यानी उस इलाकों में जेडीएस से मुकाबले में या तो बीजेपी है या कांग्रेस है। लेकिन ये जो एक बड़ा इलाका है, करीब 80 सीटों का, 70-80 सीटों का, इसमें कांग्रेस और बीजेपी में फाइट है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, वहाँ एक जेडीएस भी एक बड़ी पार्टी के तौर पर है। तो जब इस कार्ड पर बीजेपी जब यहाँ पर कांग्रेस पर अटैक करती है आमने सामने में, तो उस जहाँ पर कांग्रेस के साथ उसका सीधा सीधा लड़ाई है, जहाँ जेडीएस कांग्रेस की लड़ाई है, वहाँ बीजेपी अगर शांत है, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि जहाँ जेडीएस ठीक से लड़ रहा है कांग्रेस से, वहाँ जेडीएस लड़े, बाकी सीटों पर बीजेपी लड़े। इसी तरह कांग्रेस पार्टी को भी बीजेपी की जिन सीटों पर लड़ रही है, जिन जगहों पर ये कार्ड खेला जा सकता है, तो कर्नाटक के उस बेंच में, उस पूरे पट्टी में उस तरह की राजनीति का दांव खेला जा रहा है। और जहां लिंगायत और वोक्कालिगा ये मैटर करते हैं, वहां जाति का कार्ड खेला जा रहा है। तो कुल मिला के दोनों पार्टियों की तरफ से धर्म और जाति दोनों कार्ड खेले जा रहे हैं। और ये कर्नाटक के अलग अलग 3 जो इलाके अगर बांट के आप देखें तो तीनों की 3 तरह की पॉलिटिक्स है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है। मैं आपको कहूं, राज्य के नेताओं पर यहाँ के लोगों का कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर वोट पाती है, अगर चुनाव जीतती है, तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीतेगी, अगर उनका कार्ड चला तो। दूसरा, अगर जाति का कार्ड अगर चला तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी से 20 साबित होगी। अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री लगातार इतना लंबा रोड शो कर रहे हैं, कल भी वो रोड शो सुबह तक करेंगे, तो ऐसा क्या है कि इतना प्रधानमंत्री को करने की जरूरत पड़ गई। दरअसल 2023 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव तो इम्पोर्टेंट बीजेपी के लिए है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा 2024 का लोकसभा चुनाव है। पिछले 19 में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को यहां 28 में से 25 सीटें मिली थी और एक सांसद बाद में उनके साथ शामिल हो गया था। तो आज 26 सीटें कर्नाटक में लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। प्रधानमंत्री अपने चेहरे की, अपनी क्रेडिबिलिटी की, अपनी लोकप्रियता को पूरा जोर लगाकर, मैंने नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में, हिंदी स्पीकिंग प्रधानमंत्री साउथ के इस चुनाव में इतनी ताकत के साथ और इतना मेहनत के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इलेक्शन तो है ही है, 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पूरा का पूरा जो बीजेपी का ध्यान है, जो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है, वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे है। दूसरी तरफ सोनिया गांधी, आज आशीष शेट्टर, जो कि बहुत जनसंघ से जुड़े नेता रहे और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से बहुत
कमिटेड वर्कर के तौर पर वो जाने जाते थे, आज उनके इलाके में सोनिया गांधी भी आ रही हैं। बहुत दिन के बाद आपने सुना होगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार संभाल लिया है, लेकिन सोनिया गांधी भी आज आ रही है। 2 दिन का वक्त बचा है, दोनों पार्टियां पूरी ताकत लगाने में लगी है। बिल्कुल राजीव सही कह रहे हैं, 2 बड़े नेता, एक तरफ प्रधानमंत्री तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। ये बात कही जा रही है कुमार गौरव की कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, जब इतना विकास का काम किया है उन्होंने, इतने प्रचलित हैं, तो फिर इतना जोर आखिर क्यों लगाना पड़ रहा है? ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुर्खियों में है, इस पर बात भी हो रही है, और ये असर कितना करेगा? देखिए विपनेश, बिल्कुल प्रयास यही है कि असर ये ज़्यादा करे, और इसलिए प्रधानमंत्री का 36 किलोमीटर लंबा रोड शो है, एक ही दिन में होना था, लेकिन चूंकि बेंगलोर वासियों को दिक्कत ना हो, शहर में लोगों को दिक्कत ना हो, मैसेज ऑफ सेंसिटिविटी भी जानी चाहिए आम जनता की कि प्रधानमंत्री जनता को लेकर सेंसिटिव है, इसलिए इसको 2 टुकड़ों में बांटा गया और उसको प्रचारित भी किया गया कि आज प्रधानमंत्री 26 किलोमीटर रोड शो करेंगे और कल नीट परीक्षा से पहले, जो कि 2.5 बजे से है, उससे पहले 10 किलोमीटर का रोड शो करेंगे, ताकि जब एग्जाम का समय आए तो बच्चों को मूवमेंट में या परीक्षा देने जाने के लिए परेशानी ना हो। तो इसमें मैसेज ऑफ सेंसिटिवनेस भी है कि सेंसिटिव है प्रधानमंत्री आम लोगों को लेकर, ये भी एक दिखाने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल कर्नाटक में बीजेपी की सरकार रही है, तमाम वायदे और परिणाम ये बताए जाते हैं कि नंबर 1 है, एफडीआई में नंबर 1 है, मेक इन इंडिया जो प्रोसेस था उसमें नंबर 1 है, तमाम तरह की चीज़ों में नंबर 1 बताया जाता है, लेकिन फिर भी ताकत लगानी पड़ रही है। देखिए बीजेपी के कल्चर में 2014 से लेकर अब तक एक बदलाव आया है। पहले जहां सरकार है वहां थोड़ा सुस्त प्रचार होता था और उसी का नतीजा होता था कि पार्टी चुनाव हारती थी, लेकिन अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, पार्टी के छोटे से लेकर सबसे बड़ा चेहरा मैदान में उतरता है और प्रधानमंत्री अपनी तरफ से ज़्यादा वक्त देकर एक मैसेज ये भी पार्टी में देने का प्रयास करते हैं कि थकना नहीं है, 73 साल की उम्र में मैं 36 किलोमीटर लंबा रोड शो कर सकता हूं, गुजरात में 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, तो आम कार्यकर्ता क्यों नहीं। हाँ, सत्ता बचाने की लड़ाई यहाँ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बेंगलुरु के जिस इलाके में प्रधानमंत्री का 2 दिन का रोड शो है वहाँ 28 सीटें हैं, और कहा यह जाता है कि शहरी क्षेत्र जो होता है, खासकर इसमें शहरी क्षेत्र है, वो बीजेपी का होता है, लेकिन यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में बराबर की लगभग टक्कर होती है। 13 सीट बीजेपी के पास है, 11 सीट कांग्रेस के पास है। इस बेंगलुरु इलाके की 28 सीटों में से 2 जेडीएस के पास है और 2 अन्य के पास है। तो जाहिर सी बात है कि शहरी क्षेत्र जो इसके अंदर है उसका भी अगर पूरी सीट बीजेपी को नहीं मिलेगी तो दिक्कत है। इसलिए 19 विधानसभा क्षेत्रों से ये जो रथ है प्रधानमंत्री का, जिसको आप रोड शो का कह सकते हैं, रोड शो जो है वो गुजरेगा, और जाहिर तौर पे प्रयास ये होगा कि आम जनता का वोट अपनी ओर आकर्षित किया जाए, चूंकि पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं और भारत में अभी की जो स्थिति है उस लिहाज से सबसे बड़े चेहरे हैं। हालांकि उन्हें वहां मुख्यमंत्री नहीं बनना है, लेकिन वोट प्रधानमंत्री के नाम पे ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी मांगा जा रहा है। अभी तक आपने देखा कि बीजेपी ने हर वो प्रयास किया। देखिए, बीजेपी शुरू में विकास की बात करती नजर आई, उसे इंतजार था कांग्रेस की तरफ से अच्छा खासा बॉल फेंके जाने का कि कोई बॉल वो हार्ड बॉल फेंके, लेकिन कांग्रेस ने बड़ा सॉफ्ट बॉल फेंका। पीएफआई पे बैन के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल को बैन करने की बात को लेकर उसके बाद बीजेपी को मुद्दा मिला, जो अक्सर जिसकी ताक में बीजेपी अक्सर होती है, क्योंकि बीजेपी के जीत का जो अब तक की रणनीति रही है, तमाम राज्यों में देखें, लोकसभा में देखें या राज्य विधानसभा चुनावों में देखें, डेवलपमेंट प्लस हिंदुत्व का एजेंडा दोनों का जब कॉकटेल बलता है तो वही ईवीएम में जाता है और उससे बीजेपी को जीत मिलती है। तो बीजेपी इस प्रयास में थी, सिर्फ डेवलपमेंट की बात हो रही थी, लेकिन सिद्धारमैया नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहरीला सांप कहा। उसके बाद बजरंग दल का मुद्दा आया, तो बीजेपी को बैठे बिठाया, मन मांगी मुराद मिली, और सबसे बड़े जो चेहरे हैं प्रधानमंत्री ने इन दोनों मुद्दों को उठाया। कल उन्होंने केरला फाइल्स के मुद्दे को भी उठाया। तो आप समझिए, अगर आप हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी के सामने फेंकेंगे, प्रधानमंत्री अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, विकास का चेहरा कहते हैं, लेकिन हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय भी वो हैं। बीजेपी उनको हिंदुत्व का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय मानती है। तो ऐसी स्थिति में अगर उनके सामने आप लॉलीपॉप बॉल फेंकेंगे तो वो छक्का मारने में पीछे नहीं रहेंगे, और उन्होंने वही किया है। और इसलिए पूरा चुनाव अब विकास से अलग हटकर हिंदुत्व के एजेंडे की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये लास्ट लेग है, आज सोनिया गांधी भी उतर रही हैं, प्रधानमंत्री भी पूरी ताकत आज और कल 7 तारीख तक लाएंगे, और अंत में प्रधानमंत्री का कल जो आखिरी कार्यक्रम है वो मंदिर में दर्शन पूजन का भी है। यानी हिंदुत्व का बॉल
जनता के पाले में फेंक कर वो कर्नाटक से निकल जाएंगे। और 10 तारीख को क्या होता है, फिर 13 को क्या परिणाम आते हैं, वो और बात है। लेकिन कांग्रेस के हर बॉल पे प्रधानमंत्री ने छक्का मारने का प्रयास किया है और कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी ने जो के तरफ से जो बयान आए और जो मुद्दे दिए गए, उससे लग रहा है कि जले हुए मुंह में भी वो गर्म चाय बहुत इंजॉय करके पी रहे हैं। ऐसी स्थिति देखने को कर्नाटक में मिली है और बीजेपी और प्रधानमंत्री उसका लाभ उठाना चाहते हैं। ठीक है जी, ये बेंगलुरु से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। ये 2 भाग में होगा, आज और कल। आज 26 किलोमीटर की दूरी तय करेगा ये रोड शो। दोनों तरफ आप भीड़ देखिए, स्वागत की जबरदस्त तैयारियां, फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हो रही है। और आज का ये रोड शो कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 विधानसभाओं को कवर करेगा, वहां तक असर छोड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। गजब का उत्साह लोगों के बीच में, और ये रोड शो चर्चा का विषय भी बना हुआ है। तो आज से लेकर कल तक 2 भागों में हमने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबा रोड शो करने वाले हैं। 10 तारीख को वोटिंग है, उससे पहले ये आखिरी जोर लगाया जा रहा है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मनोज यादव जी, सत्ता वापसी के लिए इस बार दिखाई दे रहा है कर्नाटक में बीजेपी को बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। देखिए विपनेश जी, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो हो रहा है। आपने देखा होगा गुजरात के विधानसभा चुनाव के समय भी माननीय प्रधानमंत्री जी रोड शो करते हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बंद कमरों में बैठ करके ट्विटर और फेसबुक पर राजनीति नहीं करती, जमीन पर उतर के देश के जो भाजपा के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो हमारे सबसे लोकप्रिय चेहरा है प्रधानमंत्री भी स्वयं उतर करके जनता के बीच जाते हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारी जो डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए कार्य हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। चाहे एफडीआई की बात हो, एफडीआई में नंबर 1 बनाने की बात हो, चाहे इनोवेशन के मामले में नंबर 1 बनाने की बात हो, स्टार्टअप में नंबर 1 बनाने की बात हो, चाहे सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने की बात हो, चाहे एड देने की बात हो, जो 94,000 करोड़ ही रुपए मिलते थे यूपीए के शासनकाल में, भाजपा ने 2,26,000 करोड़ रुपए देने का काम किया हो, चाहे मैसूर बेंगलोर एक्सप्रेस बनाने की बात हो, चाहे बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस वे बनाने की बात हो, चाहे 54 लाख किसानों को उनके खाते में 15,000 करोड़ रुपए सीधे डालने की बात हो, 9 लाख महिलाओं को घर देने की बात हो, अनगिनत ऐसी चीजें हैं जो लगातार हम लोग अपनी डबल इंजन की सरकार के माध्यम से उपलब्धियां भी गिना रहे हैं और आने वाले समय में कर्नाटक को नंबर 1 बनाने की बात करेंगे। लेकिन विषय यह है कि आपके जैसे राजनीतिक विश्लेषक और कुछ लोगों ने बताया कि देखिए इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, तो मुझे बताइए कि इनके मुद्दे क्या रहे, इनकी उपलब्धियां क्या। मैं उपलब्धियां गिनाता हूं विपनेश जी, 2-4 उपलब्धियां इनकी गिनवा देता हूं। कैग की रिपोर्ट के अनुसार 35,000 करोड़ रुपए के घपले घोटाले हुए इनके शासनकाल में। इनके शासनकाल में माल प्रभा कैनाल घोटाला हुआ 400 करोड़ रुपए का, पुलिस भर्ती घोटाला हुआ, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, पावर कॉर्पोरेशन घोटाला हुआ 150 करोड़ का, स्लम डेवलपमेंट घोटाला हुआ, अर्कवती लेआउट डिनोटिफाई का घोटाला हुआ। इतने घपले घोटाले करने वाले लोग और लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, ये देखिए पीएफआई और एसडीपीआई का हम समर्थन लेंगे। जी परमेश्वरन इनके पूर्व डिप्टी सीएम रहे, उन्होंने कहा कुमार स्वामी जैसे ही मुख्यमंत्री के शपथ लेते हैं तो सजदा करने पहुंच जाते हैं एसडीपीआई पीएफआई के पास में। सिद्धरमैया जी ने तो पीएफआई के लोगों को 1750 लोगों को छोड़ने का काम किया, धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम करते हैं। तो और ऊपर से जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो भारत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जो भारत माता के नारे लगाते हैं, भारत की एकता अखंडता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उस बजरंग दल पर इन्होंने बैन लगाने की बात की। जबकि जो पीएफआई अलकायदा से जुड़ा हुआ है, आईएसआई से जुड़ा हुआ है, जो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है इस भारत को, उस संगठन के लिए जिसके ऊपर दुनिया भर के चार्ज है, केरल हाईकोर्ट का मामला, विपक्ष के बयानों को मुद्दा बना रहे हैं, जबकि आपके मुद्दे क्या होने चाहिए थे? बीजेपी को यही नहीं मालूम? आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले आप बजरंगबली की बात करने लगे हैं, आप विश्वकन्या की बात करने लगे हैं, हिंदू मुसलमान करने लगे हैं। अच्छा ये बताइए विपनेश जी, क्या हम लगातार अपनी उपलब्धियां नहीं गिना रहे हैं? क्या कर्नाटक को नंबर 1 बनाने की बात नहीं कर रहे? मैंने कितने अपनी उपलब्धियां गिनाई, माननीय प्रधानमंत्री जी गिनाते हैं, माननीय अमित शाह जी गिनाते हैं, माननीय नड्डा जी गिनाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री सब उपलब्धियां गिना रहे हैं, हमारा कैंपेन पूरा उपलब्धियों में चल रहा है। लेकिन हमारी संस्कृति पर, हमारे आराध्य देवदूत श्री राम है, उनके देवदूत के ऊपर अगर उनको अपमानित करने का काम किया जाएगा, उनके भक्तों को अगर कहेगा कि जय श्री राम और बजरंगबली बोलेंगे तो बैन लगा दिया जाएगा। जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, जो फादर को मानने वाले लोग हैं, जो ईसा मसीह को मानने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलोगे तो हमें आपत्ति है, जय बजरंगबली बोलोगे तो बैन कर दिया जाएगा।
जिन्होंने राम जन्मभूमि को अवरोध लगाने का काम किया, राम मंदिर के निर्माण में अवरोध करने का काम किया, वो लोग बजरंगबली के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर बोल रहे हैं कि हम प्रतिबंध लगा देंगे। एक ऐसा संगठन जो सेवा, संस्कार और तो सुरक्षा के मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम टैगलाइन से पॉलिटिक्स चलता तो है। बीजेपी को सूट करती है और बीजेपी इस फिराक में रहती है, क्यों मनोज जी? विपनेश जी, जब आप इन ऐसे मुद्दों को टच करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो राज्य के असल मुद्दे उनको किनारे करते हैं आप फिर। देखिए विपनेश जी, हम इस देश में रहते हैं, भाजपा उपलब्धियों की बात करती है, भाजपा अपनी सारी उपलब्धियों गिनाने का काम करती है, लेकिन अगर हमारी संस्कृति पर, अब अगर हमारे हिंदुओं पर, हमारी आस्थाओं पर, हमारे संस्कारों पर अगर चोट पहुंचाई जाएगी तो क्या हम आवाज नहीं उठाएंगे? ये लोग कौन है? ये लोग तो वो लोग हैं जो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते आए। ये लोग तो बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो ये लोग तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, पीएफआई का समर्थन करते हैं, एसडीपीआई के साथ समर्थन करते हैं। 2018 में भी आपने देखा होगा एसडीपीआई के साथ में इनका वो गठबंधन रहा, और अभी आप देखिए, अभी भी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों के साथ समर्थन करते हैं ये लोग। तो लगातार इस तरह की घटनाओं में क्यों शामिल रहते हैं? ये लोग तो वो लोग हैं जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी करते हैं, जाकिर नाइक को शांति का दूत बताते हैं। ये लोग तो हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को बोलते हैं, जी बोलते हैं। ये लोग बाटला इनकाउंटर के अंदर जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो सोनिया गांधी आंसू बहाती है। तो तुष्टीकरण की राजनीति और देश के स्वाभिमान, देश के सम्मान के प्रतीक हनुमान जी को अगर अपमानित करेंगे तो मैं बताइए क्या करेंगे? ये 85% कमीशन वाले लोग, देश को लूटने वाले लोग, जैसा कि यहाँ पर मनोज जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से कहा कि लगातार वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और वोट बैंक पॉलिटिक्स की गुलाम हो चुकी है। ये कांग्रेस क्या कर्नाटक का भला करेगी? विपनेश जी, आपके स्क्रीन पे तो दिख नहीं रहा है कुछ प्रधानमंत्री जी के अलावे, लेकिन फिर भी मैं बात अपनी रखना चाहूंगा। डिबेट का जो कोर इशू था आज कर्नाटका में, सोनिया जी का आज दौरा है, कार्यक्रम है उस एरिया में जहां उनका परिवार का पुराना रिश्ता रहा है। जिस तरह की बात अभी हमारे साथी प्रवक्ता कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का चेहरा कर्नाटका में इनको देना पड़ रहा है। इनके पास राज्य के विकास के चेहरे कोई है ही नहीं। राज्य का मुख्यमंत्री 40% कमीशन वाला सीएम रह गया है और पूरा राज्य जान रहा है कि कैसे भ्रष्टाचार सूर जो है वहां पे ये लोग पैदा किए। उनका दहन करने के लिए सोनिया गांधी जी से लेकर के सभी लोग वहां जा रहे हैं। और हम क्लियर कट कर्नाटका के विकास, कर्नाटका के उत्थान, कर्नाटका के सम्मान की बात करते, हमारा कोई उद्देश्य नहीं हिंदू मुस्लिम करना। ये जरूर चाहते हैं, चूंकि इन्होंने विकास नहीं किया है तो बार बार उस मुद्दे पर लाना। बजरंगबली जी को इतने महान विनम्रता के प्रतीक, शांति के प्रतीक, सामर्थ्य के प्रतीक जो हमारे हिंदू संस्कृति में है, उस संस्कृति के धरोहर, संस्कृति के एम्बेसडर को किस तरह ये बजरंग दल के साथ जोड़ करके, जो बजरंग दल लगातार हिंसा करता रहा है, उस पे बात ला करके खड़ा करना चाहते हैं। और मुझे प्रधानमंत्री जी के भी समझ पे तरस आ रही है कि कहां बजरंगबली और कहां बजरंग दल। इसको इक्विट करने का मैंने, आप चुनाव और सियासत के लिए बजरंगबली के भी जो इतने बड़े महापुरुष हैं, इतने बड़े देव हैं हमारे, उनके साथ भी इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। चलिए, कर्नाटक की जनता और देश की जनता समझ रही है। दो बात जरूर मैं साथ में कहूंगा। आज मणिकंदम राठौर एक इनके भाजपा के नेता हैं, शीर्ष नेता हैं। इनके सभी मजबूत जो केंद्रीय नेता हैं उनके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध है। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की हत्या और उनके परिवार की हत्या की बात सरेआम की है, और वो जो है उनका ऑडियो जो है वायरल हो रहा है। इस पर क्या भाजपा के नेता क्षमा मांगेंगे, उन पर कोई कार्रवाई होगी, या सिर्फ टॉप नेता के साथ उनकी नजदीकी है इसलिए वो अब हत्या के कुत्सित कार्यों में भी संलग्न हो जाएंगे? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो सबसे वरिष्ठ नेता हैं। उनके साथ यदि इस तरह की धमकी और हिंसा की राजनीति भाजपा करके कर्नाटक में सत्ता लाना चाहती है, मुझे लगता है यह दुर्भाग्यपूर्ण है और कर्नाटक के लोग इसका भी जवाब देंगे। जहां तक बात है, मैं दो छोटे छोटे सवाल पूछ रही हूं। आपने कहा कि कर्नाटक में राजस्थान का कोई चेहरा नहीं है, कोई नेता नहीं है, इसलिए पीएम को उतारना पड़ रहा है बीजेपी को चुनावी मैदान में। तो कांग्रेस भी तो राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतार रही है, वो भी प्रचार कर रहे हैं। सोनिया गांधी आज देखिए 4 साल के बाद वहां पहुंच रही है, प्रियंका गांधी लगी हुई हैं। तो अगर आपके पास बड़े नेता हैं, तो अगर वो चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? आपने सही बात रखी है विपनेश जी,
केंद्रीय नेताओं को राज्य में जाना चाहिए, केंद्रीय नेताओं को राज्य में प्रचार करना चाहिए सभी पार्टियों का, और वो वहां एक लिमिट होती है। प्रधानमंत्री जी वहां भी कर्नाटक में अपना चेहरा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा चेहरा खुद को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये जैसा कि लगता है कि ये विधानसभा का चुनाव नहीं, ये बीजेपी तो बोलती है कि हमारे प्रधानमंत्री पास जी का करिश्माई चुनाव चेहरा है। मैं कहता हूं तो कि हम उनके उसका इस्तेमाल पास हर जगह करेंगे और उन्हीं के नहीं, नाम पर एकदम भी ठीक वोट है, मिलते हैं, एकदम बीजेपी इस्तेमाल मानती है। करें। और कर्नाटक के लोग ये भी पूछेंगे जब ये इस्तेमाल होगा कि किस तरह से केंद्र में भी रुपया की मजबूती की बात थी, कर्नाटक के लोग जानना चाहेंगे। रोजगार कितना लोगों को मिला ये भी लोग जानना चाहेंगे। कर्नाटक में 2.5 लाख बेरोजगार लोग हैं जो सरकारी क्षेत्रों में भर्ती नहीं हुई है। महंगाई का क्या आलम है पूरा देश देख रहा है। कर्नाटक में भी लगभग 145% जो है सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, 60 से 70% तो आप गैस, इन मुद्दों पर बात पेट्रोल कर और रहे हैं डीजल क्या? का दाम बढ़ा आप है। अपनी गारंटी पर कायम है क्या? आप भी तो क्या एकदम वो 5 गारंटी हमारी है। हम इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। संगठन बैन है, उसको बैन के साथ साथ बजरंग दल को भी ले आए हैं। नहीं, बजरंग नालायक कहा जा रहा वहां है। ऐसी घूसखोर सरकार है, आप भी तो कहां मुद्दों की बजाय इधर आ गए हैं। विपनेश जी, हम सिर्फ उन्हीं मुद्दों की बात कर रहे हैं जो हमने विकास के मुद्दे, कर्नाटक के सम्मान के मुद्दे को रखा है। लेकिन यह भी सच है कि कर्नाटक के सम्मान के साथ यदि कोई खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, वहां की जो समन्वित संस्कृति है उस पर कोई प्रहार करने का बात करेगा, कोई सौहार्द और शांति बिगाड़ने का बात करेगा, तो उसको कहीं ना कहीं सलाखों के अंदर रहना पड़ेगा। चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे आरएसएस के कुछ लोग हों, चाहे वो जो बाकी संगठन है, किसी भी तरह के संगठन, वो चाहे कट्टरता के किसी रूप के संगठन हो, उनके लिए वहां पे कोई जगह नहीं है। वहां शांति और सौहार्द का वो भूमि है ताकि वहां के लोगों का विकास हो सके। और ये लोग शांति और सौहार्द खत्म करने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण नहीं, बजरंग दल के सैकड़ों उदाहरण है कि कैसे शिमोगा से लेकर के और चिकमंगलूर तक कितने लोग इन लोगों ने इन्वॉल्व होकर के इन लोगों ने वहां पे हिंसाएं की है, वहां के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा है। और सभी संगठन कट्टरता के किसी भी रूप को, चाहे हिंदू कट्टरता हो या मुस्लिम कट्टरता है, उसको हम लोग प्रयास करते रहे हैं सदैव रोकने का और उस पर प्रतिबंध लगाने का। आती हूँ डॉक्टर कोई बुराई नहीं आपके है। पास। आज देखिए 2 बड़े नेता, एक तरफ सोनिया गांधी होंगी, तो अभी 10 बजे के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो बेंगलुरु में शुरू हो चुका है। और देखिए गजब का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। लाखों की संख्या में वहां पर कार्यकर्ता दोनों तरफ आपको दिखाई भी दे रहे हैं। आज 26 किलोमीटर का रोड शो है, कुल मिलाकर 36 का है, 2 भागों में बांटा गया है। 10 किलोमीटर का रोड शो कल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये तकरीबन जो 36 किलोमीटर का रोड शो होगा वो 17 विधानसभाओं को कवर करेगा। इसका कई जगह पर गहरा असर होगा और ये चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब मैं जेडीएस प्रवक्ता का रुख कर लेती हूं, एस.एस. शंकरना जी। क्या जेडीएस को ये फील हो रहा है कि एक तरफ है कांग्रेस और एक तरफ है बीजेपी जो कि बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हम पीछे हो रहे हैं? आज जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का रैली हो रहा है, मैडम सोनिया गांधी जी का रैली जो हो रहा है, एक बात मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगा कि ये जो दोनों रैली जो है कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम है। क्योंकि कल के बाद तो ये दोनों दिग्गज नायक और कोई भी नायक दिखेंगे नहीं। अगर कर्नाटक में कोई है और रहेगा और कर्नाटक के लोगों के साथ अगर कोई रहेगा तो वो है जेडीएस के हमारे एचडी कुमारस्वामी जी। ये चीज को कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोग बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि ये दिल्ली के जो नवाब लोग हैं, दिल्ली के जो शहंशाह लोग हैं, चुनाव के टाइम पे आते हैं फिर जाते हैं, लेकिन कर्नाटक के लोगों के साथ अंत तक रहने वाले जेडीएस के कुमारण्णा है बोल के। क्योंकि जब 3 साल से भाजपा गवर्नमेंट कर्नाटक में हमको लूट रही थी, तभी मोदी जी तो एक बार भी नहीं बोले, 40% कमीशन के बारे में नहीं बोले। कोरोना के टाइम में जब ये सरकार घोटाला कर रही थी तभी भी नहीं बोले। जब बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे थे तभी भी नहीं बोले। उत्तर कर्नाटक का उत्तरी भाग जो है इतना पिछड़ा हुआ भाग है, इसके बारे में मोदी जी कभी नहीं बोले। अभी चुनाव आए तो बड़े बड़े दिग्गज लोग आ रहे हैं, परसों फिर से चले जाएंगे। मई 10 के बाद और आगे आने वाले सालों में अगर कोई भी कर्नाटक के लोगों का साथ देगा तो वो है जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी जी। इस बात को जनता जान चुकी है। और ये जो दिग्गज लोग आते हैं, इससे एक ही फायदा होता है कि रोड अच्छे बन जाते हैं। इससे फायदा कुछ भी नहीं फायदा होने वाला। एक बात बोलता हूं,
जो 26 किलोमीटर का आज रैली है मोदी जी का, उसके लिए सारे उधर की दुकान को बंद करने का ऑर्डर दिया गया है। और जो कल नीट एग्जाम से उसका इफेक्ट स्टूडेंट्स सफर कर रहे हैं, इस बात को कौन जवाब देगा? नहीं, उसके तो लिए हम तो तो वो जब उनकी परीक्षा शुरू होगी उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो खत्म कर चुके होंगे कल। नहीं, बट आज तो पूरा एक माहौल बिगाड़ दिया है। नहीं, आज तो पूरा माहौल बिगाड़ दिया है। सिर्फ इस बात है कि नहीं, मैं क्या बोलता, जैसे जमाई राजा अपनी बीवी के घर जब त्योहार पे आते हैं, इस तरीके से ये जो दिल्ली के बड़े बड़े नेता है, जब भी इलेक्शंस होते हैं तभी धूम धमाके से आते हैं और इलेक्शन खत्म करने के बाद चले जाते हैं। जब हम तकलीफ में होते हैं तभी ये लोग दिखते नहीं है, बहुत कम दिखते हैं, सिर्फ इनॉग्रेशन में आते हैं फिर चले जाते हैं। अंत तक लोगों के साथ रहने वाले हैं एच.डी. कुमार स्वामी जी। इस चीज को जो है 6.5 करोड़ लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुके हैं और इस बार सिंपल मेजोरिटी देंगे। तो इस ये जो करोड़ों रुपए खर्च करके जो शो कर रहे हैं, इसको हम सिर्फ एक पिक्चर मूवी की तरह देख रहे हैं, इससे ज्यादा उसका कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। मैं कुमार गौरव का रुख कर लेती हूँ। मुझे लग रहा है जेडीएस कुमार गौरव किंग मेकर की भूमिका में खुद को देख रही है इस बार फिर से, लेकिन देखते हैं परिणाम क्या होगा, 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस बार कुमार गौरव ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की राह कर्नाटक में उतनी आसान नहीं है, कांग्रेस भी अपने पक्ष में माहौल बना चुकी है। चलिए, कुमार गौरव से अभी मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी कि मनोज जी जवाब दें जेडीएस प्रवक्ता की बात का। जी देखिए विपनेश जी, ऐसा है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने चाहिए, लेकिन ये जेडीएस और कांग्रेस पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आपने देखा होगा कि चुनाव तो ये पहले जब लड़ते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाद में इन्हीं जवाई राजा के पास में, जिन जवाई राजा की बात कर रहे हैं, इन्हीं जवाई राजा की गोदी में और इन्हीं शहजादा रूपी जो राहुल गांधी है नवाब की गोदी में जाकर के जेडीएस बैठ जाती है। लेकिन जेडीएस ने जिस तरह से परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करके भ्रष्टाचार का में आकंठ डूबी रही है, आपको ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने सूची मंगाई तो मात्र 17 लाख किसानों की सूची भेजी, जबकि अभी पीएम सम्मान निधि योजना के तहत 54 लाख किसानों को हम लोग लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। ये वही जेडीएस है जब कुमार स्वामी जी जब शपथ लेते हैं तो शपथ लेते एसडीपीआई और पीएफआई के मेंबर्स के साथ में जनरल सेक्रेटरी के पास में सजदा करने पहुंच जाते हैं। तो ये पीएफआई इस एजेंट बनकर के जो घूम रहे हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति, असर होने वाला नहीं है क्योंकि आखिरी वक्त में आप जोर लगाने आ जाते हैं। देखिए ऐसा है विपनेश जी, वो तो आपको सब कुछ दिख ही जाएगा किस तरह से 13 तारीख को कमल का फूल खिलने वाला है और देखिएगा जेडीएस का भी सुपड़ा साफ होने वाला, कांग्रेस का भी है। लेकिन मैं एक बात और, कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात उठाई थी कि इस तरह की धमकियां दे रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए, ऐसा कोई संज्ञान में विषय नहीं आया। लेकिन अगर कोई न्यायालय का न्यायाधीश राहुल गांधी के खिलाफ 2 साल की सजा देता है तो इन्हीं के तमिलनाडु के एक नेता है, वो बोलते हैं कि जीभ काट लेंगे, इस तरह की भाषा करते हैं। इनके मुद्दे देखिए, कभी रावण बोलते हैं, कभी मोदी तेरी कब्र